हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज रंजन। स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रांजिएंट एनालिसिस की ये सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए मस्त तरीके से। प्रीवियस वीडियोस में आई होप आप लोगों ने जितना भी कुछ कंटेंट हम लोगों ने पढ़ा उसको मस्त तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा और यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि भाई ट्रांजिएंट एनालिसिस में आरएल सर्किट और आरसी विथ सोर्स जो सर्किट है उनका बिहेवियर कैसा रहता है टी जीरो माइनस पर, टी जीरो पर और टी जीरो प्लस पर, या लॉन्ग आफ्टर द स्विचिंग कंडीशन इज डन। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया। कैपेसिटर के बारे में बात किया कि भाई कैपेसिटर का बेसिक नेचर कैसा है। आरएल सर्किट में इंडक्टर के बारे में बात किया कि भाई इंडक्टर इनिशियली कैसे बिहेव करता है, फाइनली कैसे बिहेव करता है। जब भी आप उसको डीसी इनपुट जो है वो प्रोवाइड करते हैं तो उसकी रिस्पॉन्स कैसी होती है। ठीक है, ट्रांजिएंट्स के बारे में हम लोगों ने अभी तक ये जाना कि भाई ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जो होता है किसी भी सर्किट का एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है, जबकि स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स जो होता है इट इज़ अ फोर्स्ड रिस्पॉन्स ऑफ अ नेटवर्क। चूंकि हम लोग अभी सारी चीज़ें डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट ये हमको समझ में आया कि डिफरेंशियल इक्वेशन से हम लोगों ने ये दो चीज़ें समझा अभी तक कि जब भी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट होगा, अगर सपोज कर लीजिए, तो वहाँ से हमको क्या निकल के आता है, सी एफ मिलता है हमको वहाँ से। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और जब नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बना तो वहाँ से हमको क्या निकल के आया, सी एफ और पी आई दोनों मिलता है हमको अपने रिजल्ट के अंदर, जिससे कि हमको समझ में आता है इसके सोल्यूशन से कि हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर ओवरऑल रिस्पॉन्स कैसा है। तो किसी भी सिस्टम का ओवरऑल रिस्पॉन्स जो होता है इट इज़ द सम ऑफ इट्स ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एंड स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। यहाँ तक थे कुछ बेसिक चीज़ें। आज की क्लास में क्या बात करने वाले हैं, आज की क्लास में ना कुछ स्पेशल टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग। आरसी सर्किट का रिस्पॉन्स देखेंगे लेकिन सोर्स फ्री आरसी नेटवर्क का एनालिसिस करने वाले हैं आज। थोड़ा सा ज़्यादा डेप्थ में रहेगी आज की क्लास, तो हो सकता है टाइम टेकिंग हो जाए। वैसे तो मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके कम से कम समय लेने का, बट स्टिल डेप्थ आज की क्लास में प्रीवियस क्लासेस की तुलना में ज़्यादा रहेगा। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ हमको देखना है इस वीडियो को। टिल द एंड देखिएगा, पूरी चीज़ें मस्त तरीके से क्लियर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि इसके बाद आर सी आर एल ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। जितने बच्चे यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट ऑर्डर आर एल आर सी सर्किट्स का एनालिसिस देखने बैठे थे उनका पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और जितने बच्चे ए जे एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं उनकी क्लासेस जारी रहेगी आगे, यानी कि आरएलसी भी होगा और फिर उसके बाद हम फोरियर ट्रांसफॉर्म के बेसिस पर भी लैपलास ट्रांसफॉर्म के बेसिस पर भी इनका एनालिसिस करेंगे आगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो आज की क्लास का मेजर टॉपिक क्या है? आज की क्लास का मेजर टॉपिक है एनालिसिस ऑफ सोर्स फ्री आरसी सर्किट। द एनालिसिस ऑफ सोर्स फ्री आरसी सर्किट। सोर्स फ्री आरसी सर्किट जो है इसका एनालिसिस करेंगे। मतलब कंडीशन क्या होगी? कंडीशन ये होगी कि इनिशियली जो आपका आरसी सर्किट होगा, इसको अभी ड्रॉ मत करिएगा, ये जस्ट रफ फॉर्म में आपको समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ। सोर्स फ्री आरसी सर्किट मतलब इनिशियली आपकी आरसी सर्किट जो है वो सोर्स से कनेक्टेड होगी एंड देन ग्रेजुअली इसको हम लोग सोर्स फ्री बनाएंगे। ठीक है, ग्रेजुअली इसको सोर्स फ्री बनाएंगे। कैसे? देखिए, एक एग्जांपल लें अगर हम लोग, तो यहाँ पर अगर हम लोग एक स्विच ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये स्विच का पॉइंट है, इस जगह पर है हमारे पास सोर्स, डीसी सोर्स, ये हमारा स्विच है पोजीशन 1 एंड दिस इज पोजीशन नंबर 2। अगर मैं ये बोलता हूँ कि एट टी इक्वल्स टू 0 स्विच पोजीशन 1 से पोजीशन 2 की तरफ मूव करेगा, जबकि एलिमेंट्स में हमारे पास है यहाँ पर आर और इस जगह पर है सी फैराड का कैपेसिटेंस। तो अब यहाँ से क्या होगा, आपका नेटवर्क जो है वो सोर्स फ्री रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर सकता है। इनिशियली सोर्स से कनेक्टेड था, अब क्या होगा, सोर्स जो है यहाँ से हट जाएगी। ठीक है, बट इस रिस्पॉन्स पे जाने से पहले, इस रिस्पॉन्स पे जाने से पहले कुछ और एडिशनल बेसिक चीज़ें हैं जो हमको पता होना चाहिए। चूंकि हम लोग कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, इस डायग्राम को मैंने बोला था अभी मत ड्रॉ करिएगा, अभी रुक जाइए। चूंकि हम लोग कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो हमको ये पता है कि कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर जो होता है वो एनी चेंज इन वोल्टेज को होने से रोकता है या अपोज करता है। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे वी सी जीरो, सो दिस इज एग्जैक्टली एट जीरो इंस्टेंस। एग्जैक्टली एट जीरो मतलब टी इक्वल्स टू जब जीरो का इंस्टेंस होगा उस समय की बात बताएगा हमको। ठीक है, तो वी सी जीरो की कंडीशन, जब हम लोग वी सी बोलेंगे तो ओवरऑल क्या कंडीशन आएगा, कंप्लीट वी सी की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो ये आएगा वी सी जीरो
प्लस वी सी एट टी इक्वल टू 0 प्लस, इस इंस्टेंस का सम भी होगा इसके साथ। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, वी सी 0 प्लस 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। अच्छा, आई डी टी में ये जो इंटीग्रेशन मैं कर रहा हूं इसका ड्यूरेशन क्या रहेगा, 0 से t टाइम तक के लिए इंटीग्रेट करूंगा मैं इसको, तो ये पूरा इसका एक्सप्रेशन बन के निकलता है। ठीक, मतलब कंप्लीट ओवरऑल रिस्पॉन्स इसका रहेगा, दिस विल बी आवर इनिशियल कंडीशन, दिस विल बी आवर इनिशियल कंडीशन। तो अब दिक्कत ये है कि कैपेसिटर जो होता है वो सडन चेंज इन वोल्टेज को तो होने नहीं देगा। अब सडन और कंटिन्यूस चेंज का डिफरेंस आप सभी को पता है, पिछली किसी क्लास में मैंने ये सडन चेंज और कंटिन्यूस चेंज के बारे में आपको बताया था। देखिए सडन चेंज कैसा दिखेगा आपको और कंटिन्यूस चेंज क्या होगा। पहला ग्राफ देखेंगे अगर आप, और इस ग्राफ में अगर ऐसा कुछ मैं शो करता हूँ आपको, ठीक है। सो दिस इज इट अ सडन चेंज, ये सडन चेंज है क्या, नहीं है ना, इट इज अ कंटिन्यूस चेंज। इसको क्या बोलेंगे, इट इज अ कंटिन्यूस चेंज। अगर मैं यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम शो करता हूँ किसी भी चीज़ की वैल्यू को, करंट की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू, उसमें अगर मैं चेंजेस आपको शो कर रहा हूँ तो ठीक है, दिस इज कंटिन्यूस चेंज। कंटिन्यूस चेंज अलाउड है, स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यूस चेंज अगर होगा तो कैपेसिटर में अलाउड है पोटेंशियल में ऐसा चेंज होना। सडन चेंज किसको बोलते हैं, देखो सडन चेंज जो होगा ना वो ऐसा दिखेगा आपको, दिस इज द सडन चेंज। अब इस पोर्शन में सडन चेंज हुआ, सडन चेंज मतलब क्या हुआ, t इक्वल्स टू 0 या dt इक्वल्स टू 0 हो गया, यानी एट जीरो टाइम डिफरेंस, एट जीरो टाइम डिफरेंस यहाँ पर क्या हुआ, टाइम पीरियड को मैं अगर 0 रखूँ उस पीरियड में हमारे यहाँ वोल्टेज की वैल्यू चेंज हो गई, तो दैट इज नोन एज द अब्रप्ट राइज, डिसकंटिन्यूअस चेंज। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज शोइंग अब्रप्ट राइज, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस चेंज, डिसकंटिन्यूअस चेंज। तो ये अलाउड नहीं है, दिस इज नॉट अलाउड इन कैपेसिटर बट दिस इज अलाउड इन कैपेसिटर। ये पॉइंट तो हम समझ गए। तो सडन चेंज इन वोल्टेज अलाउड नहीं है, लेकिन अगर कंटिन्यूअस चेंज इन वोल्टेज हो रहा है ये अलाउड है, ये परमिसिबल है, एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो ऐसा क्यों, तो अगर सडन चेंज होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज क्या हो जाएगी, यहाँ पे सडन चेंज ऑफ वोल्टेज अगर हुआ तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। कैसे, करंट का एक्सप्रेशन देख लीजिए और उसके लिए क्या रिक्वायर्ड होगा, लिख देता हूं मैं इस चीज को, व्हेन या इन ऑर्डर टू कॉज अ सडन चेंज in voltage, sudden change in voltage across capacitor cause the sudden change across the capacitor, ठीक है, the rate of change of voltage will be infinite, the rate of change of voltage will be infinite in order to cause a sudden change in voltage across the capacitor। अच्छा, अभी फिलहाल करंट के रिस्पेक्ट में बता रहा हूं मैं आप लोग को, the current will have to become infinite। कैसे करंट इनफाइनाइट हो जाएगी भाई, देखो आई ऑफ टी का एक्सप्रेशन हम लोग कैसे बनाते हैं, सी डी वी बाई डी टी, आई ऑफ टी इज गिवन एज सी डी वी बाई डी टी। ठीक, अब सपोज कर लीजिए, ठीक है, सपोज कर लीजिए यहां पर एक कंडीशन लेते हैं, यहां पर क्या कंडीशन होगा, अगर सपोज कर लो मैं सडन चेंज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इससे, मैं चाहता हूँ कि इसका वोल्टेज एब्रप्टली चेंज हो जाए, यानी कि जो सेकंड वाली ग्राफ है ना, ग्राफ नंबर 2, ये सिचुएशन मुझे चाहिए, तो क्या होगा, इस पॉइंट पर मुझे बताइए dt की वैल्यू क्या होगी, इस पॉइंट पर व्हाट विल बी dt, यहाँ पे अगर टाइम t से शो कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं अगर इसकी वोल्टेज को शो कर रहा हूँ, व्हाट विल बी इट्स dt विल बी व्हाट, 0। करंट का एक्सप्रेशन क्या है मेरे पास करंट का एक्सप्रेशन है i इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी, सो dt विल बिकम
फॉर एनी सडन चेंज टू ऑकर वी विल गेट dt इक्वल्स टू जीरो। dt तो जीरो हो जाएगा ना, जीरो टाइम डिफरेंस पर आपकी पोटेंशियल सडनली चेंज हो जानी चाहिए, तो dt जीरो हो गया, i क्या हो जाएगा, देयरफॉर i ऑफ t शुड बी इनफाइनाइट। तो क्या वोल्टेज में सडन चेंज होना पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, कैपेसिटर वोल्टेज में सडन चेंज होना पॉसिबल है, शर्त यह है कि करंट इनफाइनाइट होनी चाहिए। फिर करंट की वैल्यू भी आपको इनफाइनाइट देनी पड़ेगी, सी डी वी बाई डी टी आप प्रोवाइड करो, dt जीरो कर दो, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अगर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज में सडन चेंज कराना है तो करंट इनफाइनाइट करंट आपको प्रोवाइड करनी होगी वहां पे। ये अगर आप करते हो तो पॉसिबल है, जो कि प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल है। इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, बट थ्योरेटिकली तो हम डिस्कस कर सकते हैं इस चीज को, वही कर रहे हैं। ठीक है, थ्योरेटिकली इसके बारे में हम लोग समझ रहे हैं। तो ये पॉइंट आप समझ गए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अब थोड़ा सा इसके डेप्थ में जाते हैं। अब मैं कुछ टाइप के सिग्नल्स के बारे में बात करता हूँ कि उन पर्टिकुलर सिग्नल्स पे इसका रिस्पॉन्स कैसा रहता है। जैसे कि स्टेप सिग्नल हो गया, इम्पल्स सिग्नल हो गया। जो AEJ की तैयारी कर रहे हैं थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस वाले पॉइंट को, ये आपके काम की चीज़ है। AEJ, गेट, ESC, उन बच्चों के लिए अभी ये वाला पॉइंट मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स हैं उसको इस पॉइंट को सिर्फ नॉलेज के लिए समझिएगा, ये आपके फर्स्ट ईयर के कोर्स में इससे बाहर की चीज़ है। ठीक है, क्या चीज़ है भाई? अगर सपोज कर लो हमारे पास स्टेप सिग्नल है, एक कंडीशन लेते हैं, फॉर स्टेप सिग्नल, स्टेप सिग्नल का नेचर हम सबको पता है किस तरीके का होगा, चलो देखते हैं। स्टेप सिग्नल में हम लोग लॉन्ग बिफोर दैट इंस्टेंस, यानी कि स्विचिंग जो हो रही है उससे काफ़ी पहले के इंस्टेंस से शुरुआत करेंगे और उसके काफ़ी बाद तक के इंस्टेंस की बात करेंगे। मतलब माइनस इन्फिनिटी, दिस पॉइंट शुड बी जीरो, और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा प्लस इन्फिनिटी तक। इतने लंबे ड्यूरेशन के बारे में बात करेंगे। इसी से जस्ट पहले जीरो माइनस, जस्ट बाद जीरो प्लस। ठीक, अगर हम लोग कोई सिग्नल की बात करें, किसी पर्टिकुलर सिग्नल की अगर हम लोग बात करें तो वो मान लीजिए ऐसा कुछ दिखाई देता है। यहां पर हुआ इसमें एक सडन चेंज, और फिर उसके बाद यहां से ये इसका कंटिन्यूअस रिस्पॉन्स दिखा। ठीक है, सपोज कर लेते हैं ये व्हाइट कलर से जो मैंने शो किया हुआ, दिस इज सम सिग्नल। ठीक, तो ये वाला जो पोर्शन है दिस इज t लेस देन जीरो, और इस साइड का जो पोर्शन है इट इज t ग्रेटर देन जीरो। जीरो वो इंस्टेंस जहां पे स्विचिंग हुआ है। ठीक है, जीरो वो इंस्टेंस जहां पर स्विचिंग हुआ है, और हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? स्टेप सिग्नल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स से कि ये जो ग्राफ हम लोग शो कर रहे हैं दिस इज v ऑफ ut, ये हमारा सिग्नल है। ठीक है, इसी सिग्नल की ग्राफ को हम लोग यहां पर शो कर रहे हैं। ठीक, ये हमारा इंस्टेंस है। यहां से हमको क्या दिखाई दिया? इस पॉइंट के बाद से सडन राइज दिखाई दिया, और सडन राइज दिखाई दिया उसके बाद एक पोर्शन हमको दिखा जहां पर फ्रीक्वेंसी को लेकर डिस्कशन करना है। अब हमारा जो स्टेप सिग्नल है, आवर स्टेप सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड एज v ऑफ ut। देखिएगा ध्यान से, v ऑफ ut की हम लोग बात कर रहे हैं, वेयर v फॉर t ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, एंड जीरो फॉर t लेस देन जीरो। ये कंडीशन हम लोग जानते हैं इसका। ठीक है, t लेस देन जीरो। तो अब देखिएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज सिग्नल इस पॉइंट पर हमको पता लगाना है। सो फाइंडिंग the rate of change of voltage signal v of ut, इसमें कितना रेट ऑफ चेंज हो रहा है ये हमको यहां पे पता लगाना है। किस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर। ठीक है, चलो देखते हैं। सो उस पॉइंट पर हमको क्या दिखाई दे रहा है भाई? dv बाई dt क्या होगा? इनफाइनाइट होगा सर। क्यों? क्योंकि dt तो सर जीरो हुआ। आप देख लो इस ग्राफ में, इस पॉइंट पर देखो आप, dt क्या होगा? जीरो होगा ना, कोई चेंज इन टाइम हुआ ही नहीं। उसी एग्जैक्ट इंस्टेंस पे यहाँ पे इसकी वैल्यू में इतना बड़ा चेंजेस आया, तो dt जीरो, तो dv क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट चेंजेस आया इसके अंदर, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। dt जीरो हुआ तो अब चूंकि dt जीरो है, ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को,
ठीक है, अगर डी टी जीरो है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी इस पॉइंट पर? सिंस डी टी इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी एट दैट पॉइंट विल बी इनफाइनाइट, यानी फ्रीक्वेंसी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे है वहां पर, उस पॉइंट पर। फ्रीक्वेंसी आपको सभी को पता है ना कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम। तो 1 अपॉन टाइम, अगर टाइम ही जीरो है तो फ्रीक्वेंसी क्या मिली होगी वहां पे? इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी मिली होगी। ठीक है, ये इंस्टेंस। अब दूसरा इंस्टेंस देखिए, इसी सिग्नल पे वापस आइए। अब मुझे इस पोर्शन का एनालिसिस करना है, ये इतने पोर्शन का। क्या यहां पे भी फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट होगी क्या? डीसी सिग्नल का एनालिसिस हम सब ने किया हुआ है, और सेम वही चीज आपको इस पोर्शन में भी दिखाई देगा। यहां पे फ्रीक्वेंसी कितनी दिख रही है, ऐसी देख के बताइए। फ्रीक्वेंसी इज जीरो, फ्रीक्वेंसी जो है इस पूरे पोर्शन में जीरो है। आप जीरो से लेके इनफाइनाइट टाइम तक के लिए जाइए, यानी dt को आप इनफाइनाइट रखिए, आपको फ्रीक्वेंसी जीरो मिलेगा। यहाँ पे चेक करते हैं, उस सेगमेंट का कुछ नाम चाहे तो आप रख सकते हैं। ठीक है, एट t ग्रेटर देन जीरो। t ग्रेटर देन जीरो मतलब मैं इस पोर्शन को रेफर कर रहा हूं। ठीक है, इस पोर्शन पे हमको क्या दिखा सिग्नल के नेचर में, जस्ट एनालिसिस कर रहे हैं। यहां पे क्या दिखा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज सिग्नल क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज सिग्नल, यहां किस रेट पे वोल्टेज का सिग्नल चेंज हुआ? चेंज ही नहीं हुआ सर, आप बोलोगे, इज जीरो। आप देख लो, इसकी पोटेंशियल की वैल्यू बिल्कुल सेम है। तो हमने जीरो से लेके आफ्टर स्विचिंग हम अगर इन्फाइनाइट तक भी इसको चेक करें तो पूरा जीरो ही दिखता है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज सिग्नल जीरो है ना, कुछ चेंजेस नहीं हुआ यहाँ पे। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी यहाँ पे? जीरो, क्योंकि सिग्नल तो कांस्टेंट है। देयरफॉर फ्रीक्वेंसी विल बी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी? जीरो। तो आप देख रहे हैं इसी स्टेप सिग्नल के अंदर आपको इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी से लेके जीरो फ्रीक्वेंसी तक का डेटा जो है वो मिल रहा है। आप यहां पे ये भी बोल सकते हैं कि एज द सिग्नल इज कांस्टेंट, एज द सिग्नल इज कांस्टेंट। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी जीरो मिल गई हमको वहां पे, क्योंकि सिग्नल जो है वो हमारा कांस्टेंट हो गया। तो इसका मतलब जो स्टेप सिग्नल है, स्टेप सिग्नल का जो कंडीशन है, इसके बारे में समझते हैं। एक स्टेप सिग्नल जो होता है उसके अंदर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट दोनों अवेलेबल होता है। आइडियल स्टेप सिग्नल की मैं बात कर रहा हूं। इस पॉइंट को लिख लीजिए हाईलाइट करके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सो दिस शोज दैट अ स्टेप सिग्नल in ideal case has highest as well as the lowest frequency components, highest as well as the lowest frequency components। और इसी वजह से ये किस चीज़ के लिए सूटेबल होता है? इसको टेस्ट सिग्नल के तौर पे हम लोग सूटेबल मानते हैं। ठीक है, दैट इज वाई वी से दैट स्टेप सिग्नल इज अ गुड टेस्ट सिग्नल या प्रेफरेबल टेस्ट सिग्नल फॉर चेकिंग एनी सर्किट। दिस मेक्स इट अ सूटेबल टेस्ट सिग्नल for टेस्टिंग ऑफ सर्किट्स। समझ गए? तो ये क्वेश्चन बनता है आपके एग्जामिनेशन में, ईएसी प्री का भी क्वेश्चन है, और आपको और अलग अलग एजे एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन मिलता है। 1 मार्क का क्वेश्चन के तौर पे आप इसको एमसीक्यू के तौर पे आप देख सकते हो। आपको पूछता है कि भाई आइडियल टेस्ट सिग्नल कौन सा सिग्नल होता है, तो हमारा जो स्टेप सिग्नल होता है वो, और उसका रीजन जो है वो आपने अभी देखा कि किस वजह से ऐसा है। ठीक है, तो 0 माइनस जस्ट बिफोर स्विचिंग, 0 प्लस जस्ट आफ्टर स्विचिंग। तो ये कंडीशन हमको सिग्नल के केस में मिलती है। तो हमारा जो कंटिन्यूस सिग्नल होगा वो 0 माइनस पर और 0 प्लस पर बिल्कुल सेम वैल्यू का रहेगा कंटिन्यूस सिग्नल। तो अगर मैं वोल्टेज की बात करूं V0 माइनस पे जितना है,
जस्ट आफ्टर स्विचिंग यानी कि V0 प्लस पे भी उतनी ही वैल्यू देगा। ठीक है, ये एक कंटिन्यूस सिग्नल की पहचान है। ठीक, तो कैपेसिटर के केस में हमको इसीलिए समझ में आता है, इससे पहले का भी एनालिसिस अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको याद होगा कि मैंने इसीलिए आपको ये चीज़ लिखवाया भी था और इसीलिए ये चीज़ शो भी किया हुआ है कि कैपेसिटर के केस में वोल्टेज की वैल्यू V0 माइनस एंड V0 प्लस रिमेन सेम, ये सेम रहेगी। हाँ, लॉन्ग आफ्टर स्विचिंग जो है वो डेटा चेंज हो सकता है, लॉन्ग आफ्टर स्विचिंग जो है वो बात बदल सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि सोर्स फ्री आरसी था या आरसी विद सोर्स था। ठीक, तो अगर सपोज कर लीजिए, इसको याद रखने का तरीका क्या हो सकता है, देयरफॉर वी कैन से कि अगर किसी सिग्नल का V0 माइनस इज नॉट इक्वल टू V0 प्लस, कैसा सिग्नल होगा ये, देन इट इज अ डिसकंटिन्यूअस सिग्नल। डिसकंटिन्यूअस सिग्नल, ठीक है। और अगर इसी का उल्टा, इफ V at 0 minus is equal to V at 0 plus, then this signal is known as continuous signal. तो एक बात हम लोग समझ गए यहाँ पे स्टेप सिग्नल के बारे में। ठीक है, तो कैपेसिटर सडन चेंज इन वोल्टेज फाइनाइट करंट के लिए अलाउ नहीं करता है। किसके लिए अलाउ करता है, इनफाइनाइट करंट के लिए अलाउ करता है। समझ जाएंगे इस पॉइंट को, ठीक है। इसको भी लिख के रखिएगा कहीं पर, कैपेसिटेंस डजंट अलाउ एनी चेंज इन पोटेंशियल, एनी सडन चेंज इन पोटेंशियल फॉर फाइनाइट करंट, बट इट विल डेफिनेटली अलाउ द सडन चेंज इन इट्स पोटेंशियल फॉर इनफाइनाइट करंट। ठीक, अभी इस पॉइंट को मैं आगे चल के आपको और डिटेल में एक्सप्रेशन के साथ बताऊंगा अभी। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ क्या शो कर सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं कि Vc की वैल्यू जो है दैट इज गिवन एज 1/c इंटीग्रेशन ऑफ I ऑफ dt, और टाइम पीरियड क्या रहेगा 0 से t, ठीक है, या फिर 0 माइनस से 0 प्लस के ड्यूरेशन के लिए हम लोग बोल सकते हैं इस चीज़ को। तो अब आप मुझको ये बताइएगा ऐसा कौन सा सिग्नल होता है जो t इक्वल्स टू 0 माइनस से t इक्वल्स टू 0 प्लस के बीच फाइनाइट वैल्यू प्रोवाइड करेगा। जल्दी से सोच के आंसर बताइए सभी लोग। स्टेप सिग्नल की तो बात कर ली हम लोग अभी, यहाँ पे आपको बताना है कि Vc की वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू के फॉर्म में हमको कब किस सिग्नल के केस में मिलेगी, अगर मैं t 0 माइनस से 0 प्लस के बीच इंटीग्रेट करूं I ऑफ dt को फॉर अ कैपेसिटर। ठीक, सोचिए जरा जल्दी से। सिर्फ एक ही सिग्नल है जो ऐसा करता है, सिर्फ एक ही सिग्नल है। कौन सा सिग्नल है, दैट इज इम्पल्स सिग्नल। लिखेंगे ओनली एन impulse signal provides only an impulse signal provides a finite value for t equal to 0 minus 2 t equal to 0 plus of previous case। कैसे, देखो प्रीवियस केस में मैंने आपको बताया, देखो इम्पल्स सिग्नल का एक्सप्रेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, 0 माइनस से 0 प्लस डेल टी डी टी का इंटीग्रेशन करते हैं, दिस प्रोवाइड्स अस अ फाइनाइट वैल्यू दैट इज 1। इसका एक्सप्रेशन आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो कौन सी वैल्यू है ये, फाइनाइट वैल्यू है। ग्राफिकली भी आप इस चीज़ को समझ सकते हो, जब सिग्नल आप इम्पल्स सिग्नल जब आप शो करते हो, आप उसका एरिया रिड्यूस करते जाइए, हर बार आपको 1 ही मिलेगा। कैसे 1 मिलेगा, देखिए ये वाला ग्राफ आप इम्पल्स सिग्नल के केस में भी पढ़े होंगे। सपोज कर लीजिए ये एक इम्पल्स सिग्नल है हमारा यहाँ पे, कुछ ऐसा, ठीक है। टाइम पीरियड के फॉर्म में, इसको टाइम के फॉर्म में, कॉन्स्टेंट्स के फॉर्म में चेंज कर लीजिए, टाउ पी, एंड दिस पोर्शन इज 1/टाउ पी। ठीक है, दिस इज एरिया 1, ठीक। और किसके किसके बीच का है ये, दिस इज टाउ ऑफ पी, ठीक है। अगर सपोज कर लो, ध्यान से देखिएगा, हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि टाउ पी डबल डैश टेंस टू 0, और इस तरफ 1/टाउ पी
और इस तरफ हम लोग टाउ ऑफ पी को शो करते हैं, ठीक है। अगर टाउ ऑफ पी डबल डैश इज 0, देन 1 अपॉन टाउ ऑफ पी विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम इन्फिनाइट, ये चीज़ होगा, ठीक है। तो ये सिग्नल जो है, अगर सपोज कर लो इसी को अब मैं चेंज करता हूं, मान लीजिए अब मैं इसकी एरिया को चेंज कर लूं, तो क्या होगा, ये देखिए, एरिया 2, लेट दिस वन बी एरिया 3। देखिए मैं इसके एरिया में कितनी बार भी चेंज कर लूं, मुझको एक्सप्रेशन जो है इसका 1 के फॉर्म में ही मिलेगा, मतलब फाइनाइट वैल्यू के फॉर्म में ही इसका एक्सप्रेशन मिलेगा, ठीक है। आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, लेट से इट इज टाउ पी डैश, ये हो जाएगा 1 अपॉन टाउ पी डैश, ये हो जाएगा टाउ ऑफ पी डबल डैश, ये हो जाएगा 1 अपॉन टाउ ऑफ पी डबल डैश। फर्स्ट वाला से डबल डैश हटा देते हैं, ठीक। सो इन ऑल द केसेस ये सिचुएशन आपको मिलेगा, देख लीजिए, दिस इज एरिया 2, दिस इज एरिया 3। तो इम्पल्स सिग्नल के केस में क्या होगा ना कि हर कंडीशन पर आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइनाइट ही मिलेगी, ठीक है, करंट की वैल्यू आपको फाइनाइट ही मिलेगी, ठीक है। सो इससे हमको ये समझ में आता है कि एरिया को हम रिड्यूस भी कर रहे हैं, हमको 1 मिल रहा है, एरिया हमारा हमेशा यूनिटी आ रहा है। एरिया कैसा आ रहा है, एरिया इज ऑलवेज यूनिटी, किसके केस में, इम्पल्स सिग्नल के केस में, ठीक है। तो अगर हम अब ध्यान से देखिएगा, मैंने इम्पल्स सिग्नल का ही एनालिसिस क्यों करवाया आपको, इसीलिए क्योंकि हमको ये समझ में आता है कि अगर हम एक इम्पल्सिव करंट का फ्लो कराएं, पिछले सिचुएशन से मैच करा के बता रहा हूं, इससे भी पहले एक पेज और पीछे चलिए, यहां पे देख के क्या समझ में आया आपको, आपको ये समझ में आया कि v ऑफ c को एक फाइनाइट वैल्यू लाने के लिए आपको करंट को इम्पल्सिव फॉर्म में फ्लो कराना पड़ेगा। थ्योरेटिकली समझिएगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो हम लोग बहुत देखते हैं बुक्स में, याद भी करके चले जाते हैं उसको एग्जामिनेशन में, लेकिन थ्योरेटिकली भी तो मतलब पता चले कि वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताना क्या चाह रहा है। वो ये बताना चाह रहा है कि अगर हम ये बोलते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर में सडन चेंज होना पॉसिबल नहीं है, तो मैं आपको एक दूसरी चीज बता रहा हूं कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर में सडन चेंज होना पॉसिबल है, शर्त बस इतनी है कि करंट का फ्लो इंपल्सिव होना चाहिए, करंट का फ्लो इंपल्स करंट के फॉर्म में होना चाहिए, बिल्कुल वोल्टेज के जो कैपेसिटर की वोल्टेज है उसमें सडन चेंज भी होगा, वो भी चीज़ होगा, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि सर आज तक तो हम यही पढ़ रहे हैं कि कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज में चेंज नहीं होगा, इसलिए मैंने बोला कि ये इतना टॉपिक जो अभी मैं बता रहा हूँ ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, क्योंकि आप जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन आएंगे उसमें ये सब इतना डेप्थ वाली चीज़ नहीं पूछेगा, आपको बेसिक से एनालिसिस करने बोलेगा, आरसी सोर्स फ्री नेटवर्क, आरसी विद सोर्स नेटवर्क और उसका न्यूमेरिकल, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछेगा। ये उन बच्चों के लिए जो हायर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आपको वहाँ पर एमसीक्यू के फॉर्म में ये चीज़ें पूछता है जो काफ़ी कंसेप्चुअल है, गेट वगैरह के पेपर में भी आपको पूछता है, एईजेई में भी पूछता है इस टाइप का, तो आपको ये चीज़ पता रहना चाहिए कि भाई इसकी वैल्यू में सडन चेंज कब पॉसिबल है, स्टेप सिग्नल, इम्पल्स सिग्नल किस कंडीशन में, तो राइट आंसर इज इम्पल्स सिग्नल, डेफिनेटली पॉसिबल है। अगर हम इम्पल्सिव करंट फ्लो करवाएंगे तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर में सडन चेंज आएगा, दैट इज फॉर श्योर, प्रूफ करके बताऊंगा अभी और, ठीक है। सो इफ वी कॉज अ फ्लो ऑफ सडन इंपल्सिव करंट, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ कैसी होनी चाहिए करंट की, इनफाइनाइट स्ट्रेंथ की करंट भेजनी पड़ेगी आपको, ठीक है। देन कैपेसिटर विल अलाउ सडन चेंज इन इट्स वोल्टेज। कंक्लूजन यही था, ये बताने का मकसद जो मेरा वो यहाँ पे पूरा होता है। सो लिख देता हूं मैं, इफ वी provide an impulsive current of infinite strength, then the voltage across capacitor can be changed suddenly. तो सडन चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज पॉसिबल।
बस शर्त ये है कि इन्फानाइट स्ट्रेंथ की इम्पल्सिव करंट जो है वो आपको भेजनी पड़ेगी इस पर। ठीक, ये पॉइंट तो समझ में आता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। ठीक, लेकिन इसको अगर हम थ्योरेटिकली और इसका मतलब समझने पे आए कि भाई चार्जेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए सर कि कैसे होगा, तो इसको समझने का एक आसान तरीका आपको बता रहा हूँ, मतलब प्रैक्टिकल केस में समझिएगा। हमको पता है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कैसे शो करते हैं हम लोग, दैट इज इक्वल टू क्यू बाई सी, ऐसे लिखते हैं क्या, क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो v इज इक्वल टू क्यू बाई सी। क्यू क्या है, चार्ज, और सी क्या है, कैपेसिटेंस। क्यू क्या होता है, चार्ज क्यू इज गिवन एज करंट इनटू टाइम। ठीक है, ये सब का मीनिंग लिखवा नहीं रहा हूं मैं अलग से, आप मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को पता होगा कि क्यू इज फॉर चार्ज, कूलम्स इज यूनिट, दैट इज फॉर कैपेसिटेंस, आई इज फॉर करंट, टी इज फॉर टाइम। ठीक है, तो क्यू इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, आई इंटू टी लिखते हैं। ठीक है, तो अगर हमको वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर को चेंज करना है तो हमको उस कैपेसिटर को इम्पल्सिवली चार्ज करना पड़ेगा, इम्पल्सिवली चार्ज करना पड़ेगा, यानी कि इम्पल्स के फॉर्म में चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझिएगा, ज़्यादा आसान होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, assuming a capacitor to be charged, assuming a capacitor to be charged by 5 कूलम, 5 कूलम से चार्ज करना है किसी कैपेसिटर को मुझको। ठीक है, करंट भेज रहा हूं मैं उसके अक्रॉस, क्या होगा। अब मुझको पता है सिंस Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, ये होता है। ठीक है, चार्ज कितने की चाहिए, 5 कूलम की चाहिए। कैसे कैसे पॉसिबल है, क्या क्या कॉम्बिनेशन है, क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है। देखो लेफ्ट हैंड साइड पे आंसर 5 कूलम भी आना चाहिए। ये कैसे पॉसिबल होगा, अगर मैं 1 एम्पियर की करंट को 5 सेकंड के टाइम तक भेजूं तो 5 कूलम की चार्ज जमा हो जाएगी इसके अक्रॉस, मानते हैं आप लोग सब। ठीक, यही 5 कूलम, देखो मेरा LHS तो फिक्स है ना, 5 कूलम पे ही चार्ज करना है मुझको इसको, लेकिन एक और चीज़ भी तो हो सकती है कि मैं 1 एम्पियर की जगह 5 एम्पियर की करंट दे दूं, टाइम क्या हो जाएगा, टाइम कम हो जाएगा। यहाँ पे 1 सेकेंड के टाइम के अंदर कैपेसिटर मेरा 5 कूलम का चार्ज स्टोर कर लेगा, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, अब यही 5 कूलम की चार्ज बनाने के लिए एक चीज़ और भी तो कर सकते हैं। 5 एम्पियर की जगह अगर मैं यहाँ पर 10 एम्पियर की करंट भेज दूं, 5 एम्पियर की जगह 10 एम्पियर की करंट भेज दूं, अब कितनी देर में चार्ज होगा, 0.5 सेकेंड्स में, आधे सेकेंड में, आधा टाइम लेगा। पॉसिबल है ये चीज़। अच्छा देखते जाइएगा ध्यान से, इसी 5 कूलम की चार्ज को बनाने का एक तरीका और है। पिछली बार मैंने कितना प्रोवाइड किया था, 10 एम्पियर दिया था। इसकी जगह 100 एम्पियर दूंगा तो कितनी देर में चार्ज जाएगा, 100 एम्पियर की करंट दूंगा 0.05 सेकेंड्स के टाइम में ही कैपेसिटर, दिस इज व्हाट, दिस इज द फाइनाइट वैल्यू ऑफ चार्ज। मैं क्या इंक्रीज कर रहा हूँ, करंट की वैल्यू, क्या कम हो रहा है, टाइम कम हो रहा है, कम समय लग रहा है उसको चार्ज होने में। ठीक है, और थोड़ा डेटा को बढ़ाते हैं। इतना ही 5 कूलम का चार्ज बनाने के लिए अगर मैंने 10⁻⁶ एम्पियर की करंट भेज दिया तो बोलो टाइम का क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना टाइम लगेगा इसको चार्ज होने में, टाइम लगेगा 5 इंटू 10⁻⁻⁶ सेकेंड। अब क्या हो रहा है, टाइम टू चार्ज दिस कैपेसिटर हैज़ रिड्यूस्ड, ड्रास्टिकली रिड्यूस। क्यों, क्योंकि मैंने इम्पल्स फॉर्म में करंट जो है भेजना शुरू कर दिया। अब एक दूसरा चीज़ करते हैं, यही 5 कूलम की चार्ज तभी भी बन सकती है ना अगर मैं एक इनफाइनाइट अमाउंट की करंट भेज देता हूँ। कितने सेकंड में, 0 सेकंड में चार्ज हो जाएगी। तो पॉसिबल है, ये चीज़ समझ में आ रहा है हमको, इनफाइनाइट, और ये वैल्यू कैसी है, फाइनाइट है। आउटपुट कैसा आ रहा है, फाइनाइट आ रहा है। इनफाइनाइट इनपुट दे रहा हूँ, फाइनाइट आउटपुट आ रहा है निकल के। ठीक है, दिस वैल्यू इज व्हाट, दिस इज इनफाइनाइट करंट ना, दिस इज इनफाइनाइट करंट। कितनी देर के लिए, 0 सेकेंड्स के लिए। 0 सेकेंड टाइम टू चेंज या टाइम टू चार्ज अगर मैं बोलूंगा तो 0 समय लग रहा है उसको चार्ज होने में, 0 टाइम टू चार्ज। और कितनी चार्ज, फाइनाइट वैल्यू की चार्ज, दिस इज द फाइनाइट वैल्यू ऑफ चार्ज। तो ये थ्योरी तो यहां पर प्रूव होती है।
कि आपको अगर इम्पल्सिव या इम्पल्स सिग्नल अगर आप उसको प्रोवाइड करते हो या इम्पल्सिव फॉर्म में करंट प्रोवाइड करते हो तो वो 0 समय लेगा चार्ज होने में अप टू अ फाइनाइट वैल्यू ऑफ चार्ज, हेंस प्रूव्ड। ये पॉइंट आपको समझ में आ जाना चाहिए इस पॉइंट पे। तो इस जगह पे आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि इम्पल्स सिग्नल प्रैक्टिकल केस में कैसे काम करता है। तो जब भी हम इनफाइनाइट करंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, इट विल कॉज अ फाइनाइट चार्ज लीडिंग टू इनफाइनाइट वोल्टेज चेंज अक्रॉस द कैपेसिटर। वोल्टेज चेंज अक्रॉस द कैपेसिटर भी नॉट इनफाइनाइट, फाइनाइट चेंज इन द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर में फाइनाइट चेंज होगा, डेफिनेटली होगा, और सडन चेंज के फॉर्म में होगा वो चीज़। ठीक है, आप देखते हो ना, एक अच्छी कंपनी का मोबाइल चार्जर, आप जब एक अच्छी कंपनी का मोबाइल खरीदते हो उसके साथ जो चार्जर लेते हैं उसमें क्या दिखता है आपको, कंडक्टर की रेजिस्टेंस को कम करने के लिए थिकनेस बढ़ा देते हैं, तो चार्जर का केबल मोटा दिखाई देता है आपको। ठीक है, रेजिस्टेंस को कम करते हैं, ज़्यादा करंट कैरी करेगा, ज़्यादा करंट कैरी करेगा तो क्या होगा, उस बैटरी को वो जल्दी चार्ज करेगा। आप देखते हैं कि अभी 30 मिनट्स में 0 to 100% चार्ज हो जा रही बैटरीज, 45 मिनट्स में 0 to 100%, 15 मिनट में 0 to 70% चार्ज। इस टाइप के चार्जर्स की केबल की थिकनेस हमेशा ज़्यादा दिखेगी आपको, और रीज़न कहीं ना कहीं यही है इसका कि रेजिस्टेंस की वैल्यू को एज लो एज पॉसिबल रखना, करंट की वैल्यू को और ज़्यादा इंक्रीज करना। जो आप यहाँ पे देख रहे हो, जितना ज़्यादा करंट इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा चार्जिंग होने में कम समय लगेगा फॉर अ फाइनाइट वैल्यू ऑफ चार्ज। दिस इज द मेन सीन, यही इसमें चल रहा है। तो कैपेसिटर या बैटरी जिसकी भी आप बात करो, उसकी चार्जिंग स्पीड जो है दैट विल इंक्रीज। ठीक है, तो ये कैपेसिटर का एक बेसिक नेचर है जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। ठीक, और इससे हमको समझ में आया कि स्टेप सिग्नल और इम्पल्स सिग्नल से क्या रिस्पॉन्स, किस तरीके का रिस्पॉन्स होता है। टेस्ट सिग्नल के बारे में पूछेगा कि गुड टेस्ट सिग्नल कौन सा वाला होता है, आप बता सकते हैं स्टेप सिग्नल, और क्यों होता है। अगर आप देखेंगे कि कैपेसिटर को इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ इम्पल्सिव करंट हम प्रोवाइड करते हैं तो हमको उस केस में क्या मिलेगा, वोल्टेज में भी सडन चेंज पॉसिबल है वहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं आरसी सर्किट के एनालिसिस पे, जो हमारा प्राइम टॉपिक है आज का, उसके ऊपर आते हैं। लेकिन कौन सा आरसी सर्किट, एक आरसी का तो एनालिसिस पिछली क्लास में किया था। आज की क्लास में आरसी सर्किट जो होगा वो सोर्स फ्री आरसी सर्किट होगा, जिसकी हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, चलिए, अब जो यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं इस पॉइंट पर। शुरुआत करते हैं सोर्स फ्री आरसी सर्किट। चलिए, डायरेक्ट मैं सोर्स फ्री नेटवर्क ही ड्रॉ करता हूँ यहाँ से। मान लेते हैं कि हमारा जो नेटवर्क है वो कुछ ऐसा दिख रहा है, आर है, यहाँ पर सी है, और यहाँ कोई सोर्स नहीं है। सीधे सीधे काम की चीज़ ड्रॉ करते हैं। दिस इज आर, यहाँ है हमारा कैपेसिटर, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई स्विच होगा जो कनेक्टेड है डायरेक्टली। ये आरसी नेटवर्क है हमारा, ठीक है, सोर्स फ्री है। कैपेसिटर के अक्रॉस कुछ वोल्टेज होगा, लेट से वोल्टेज वीसी, ऊपर पॉजिटिव एंड नीचे नेगेटिव। अब वीसी ऐसा बना हुआ है, इसका मतलब करंट का फ्लो भी इसके अंदर मिलेगा। सोर्स फ्री है, इसका मतलब सोर्स जो है स्विचिंग के जस्ट बाद रिमूव हो गया, इसका मतलब कैपेसिटर पहले से चार्ज जमा करके रखा होगा, कुछ पोटेंशियल उसके अक्रॉस होगी डेफिनेटली। तो इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर को हम लोग ये अज्यूम करते हैं, लेट अस अज्यूम, assuming the initial voltage across capacitor as Vc0 minus equal to, भाई इनिशियल वोल्टेज की बात करें तो Vc0 माइनस इक्वल टू Vc0 प्लस, तो मैं Vc0 प्लस भी अगर बोलूं तो ये कितना क्या दिखेगा, V, लेट इट बी V, इसको V से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक, उसको आप 10 मान सकते हो, इनिशियल वोल्टेज को 5, 10 जो मर्जी है, एक एग्जांपल ले लो आप, एनालिसिस है तो आप 10 मान लो इसको अभी के लिए। ठीक है, लेट Vc0 प्लस या इनिशियल वोल्टेज भी 10 वोल्ट। ये एग्जाम्पल है, जस्ट एक एग्जाम्पल है, ठीक है, इसको एग्जाम्पल के तौर पे लीजिएगा, जरूरी नहीं है कि हर जगह 10 रखो आप। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर फॉर t ग्रेटर देन 0, t ग्रेटर देन 0। सो फाइंडिंग द Vc फॉर t ग्रेटर देन 0। ठीक है, Vc फॉर t ग्रेटर देन 0। डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में होना चाहिए, करंट के फॉर्म में कि वोल्टेज के फॉर्म में,
वोल्टेज की बात हो रही है तो वोल्टेज के फॉर्म में होना चाहिए। नॉर्मली अगर मैं वहाँ पे केवीएल लगा दूँ इसके अंदर तो आई इंटू आर, ये 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी इस फॉर्म में दिखेगा। लेकिन मुझे तो ये इक्वेशन किसके फॉर्म में चाहिए? वोल्टेज के फॉर्म में चाहिए, क्योंकि मुझे वोल्टेज पता लगाना है ना। यहाँ का इक्वेशन कैसे बनेगा? आई इंटू आर, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी दैट इज इक्वल टू 0। ऐसे ही बनेगा इक्वेशन, बट वो चाहिए नहीं हमको। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ना तो हमारा जो डेटा है वो करंट के फॉर्म में आएगा, जैसे पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा होगा। तो मुझे अब ये वाला जो इक्वेशन है ये किस फॉर्म में चाहिए? मुझे ये वोल्टेजेस के फॉर्म में चाहिए। कैसे लेकर के आऊँगा इसको वोल्टेज के फॉर्म में? देखो इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ के वोल्टेज को VC रहने देते हैं। सो अप्लाइंग KVL, we will get I into R plus VC is equals to 0. I into R plus VC equals to 0. I क्या है? करंट थ्रू द कैपेसिटर। इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे आप? I क्या है? करंट थ्रू कैपेसिटर। इट इज गिवन एज IC दैट इज इक्वल्स टू करंट I है ना, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन क्या लिखोगे आप? C dV by dt। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। इस I की जगह पे आप इस डेटा को पुट कर दो। सो देयरफॉर ये हो जाएगा C ऑफ D ऑफ VC बाई dt इंटू R प्लस VC इक्वल्स टू 0, ठीक है। देखो दोनों जगह VC का टर्म आ रहा है और यहाँ पे C और R का पोर्शन जो है ये आ रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं, C और R दोनों मिला के RC हो गया, उससे डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन को। डिवाइडिंग बाई RC, RC से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ये इक्वेशन देखो, RC से डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बचेगा D ऑफ VC बाई dt, D ऑफ VC बाई dt प्लस 1 बाई RC ऑफ VC इक्वल्स टू 0। 1 बाई RC ऑफ VC इक्वल्स टू 0, या VC बाई RC बोल सकते हो आप इसको। अब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है इक्वल किसके टर्म्स में है? VC के टर्म्स में, ठीक। अच्छा, इक्वल टू 0 आया, इसका मतलब कौन सा, किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया? सोचिए, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आया, ठीक है। सो दिस वन इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। This is a homogeneous differential equation. Homogeneous differential equation, ठीक है। अब इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। लेट इट बी D प्लस 1 बाई RC होल VC इक्वल्स टू 0, ठीक है। VC को उधर भेज दो, माइनस हो गया, डिवाइड हो गया मतलब 0, एंड D बिकम्स इक्वल टू 1/RC। रूट मिल गया हमको यहाँ से, ठीक है। D की वैल्यू मिल गई रूट के फॉर्म में। D की वैल्यू क्या आई? -1/RC। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या आएगा? यहाँ से एक्सप्रेशन पता है हम सबको। देयरफॉर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर is now given as V of CT is given as, देखो इनिशियल वैल्यू हमको नहीं पता, इनिशियल वैल्यू हमको नहीं पता, तो K के फॉर्म में लिख लीजिए, K इंटू ई रेज टू द पावर -1 बाई RC ऑफ T, या इसको थोड़ा सही फॉर्म में अगर ऐसा लिखोगे, V of CT is given as K ई रेज टू द पावर -T बाई RC। यही एक्सप्रेशन है जो मिलता है, ठीक है। इनिशियल वैल्यू है K, इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट, इनिशियल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल जो है वो फाइंड करना पड़ेगा हमको पहले, ठीक है। सो व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू? K को कैसे फाइंड करेंगे? इनिशियल कंडीशन के हिसाब से। क्वेश्चन में मैंने बोला कि एग्जैक्टली एट t इक्वल्स टू 0 V0 की वैल्यू 10 वोल्ट है ना। एट t इक्वल्स टू 0 K क्या है हमारा? हियर K इज इनिशियल वैल्यू, it is the initial value, और as per our assumption we have assumed V0 is equals to 10 volt initially। तो K की जगह पे आप डायरेक्टली 10 वोल्ट पुट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि t इक्वल्स टू 0 पुट करोगे आप इस एक्सप्रेशन के अंदर ना, देखो मैं इसको एक्सप्रेशन वाइज बताता हूँ आपको।
वैसे तो मैं आपको बोल रहा हूँ डायरेक्टली पुट कर दो, लेकिन इसका भी एक तरीका होता है। कैसे पुट होगा? ये रफ वर्क है, इसको मत लिखिएगा कॉपी में, ये बस आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। एट टी इक्वल्स टू जीरो, अब टी इक्वल्स टू जीरो यहाँ पे पुट कर दीजिए, क्या एक्सप्रेशन बचेगा? वी सी जीरो, ठीक है। ये क्या बचेगा आपके पास? के इंटू ई रेज टू द पावर माइनस जीरो बाई आर सी। अब ई रेज टू द पावर माइनस जीरो बाई आर सी, ठीक है, माइनस टी बाई आर सी, इसकी वैल्यू क्या बचेगी? 1। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वाला एक्सप्रेशन जो है पूरा, ये वाला, दिस विल बिकम इक्वल टू व्हाट? 1। तो वी सी जीरो इज इक्वल टू के, या के इज इक्वल टू वी सी जीरो, और वी सी जीरो की वैल्यू पहले ही कितनी है? 10 है। डायरेक्टली पुट कर सकते हो आप यहाँ पे, समझ गए? इसीलिए मैंने आपको बोला कि वी सी जीरो इक्वल्स टू के इक्वल्स टू 10 वोल्ट्स, ऐसा आप डायरेक्टली लिख दो यहाँ पर इसकी जगह पे, ठीक है। ये सब रफ वर्क है, शो करने की जरूरत नहीं अलग से। सो वी कैन राइट वी सी टी इज इक्वल्स टू 10 ई रेज टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास किसका? वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का। किसका एक्सप्रेशन है ये? दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। 10 हमारी अज्यूम्ड वैल्यू है, ये दूसरा कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा। कैसा फंक्शन दिख रहा है? ये इंक्रीज होता हुआ फंक्शन दिख रहा है कि डिक्रीज होता हुआ फंक्शन दिख रहा है? अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल समझने की बारी है। ये फंक्शन कैसा दिख रहा है? ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है एक्सपोनेंशियली कि डिक्रीज हो रहा है? सिंपल सी बात है, देख लो आप, ई रेश टू द पावर माइनस टी बाई आर सी है, इट इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो थ्योरेटिकली क्या हो रहा होगा वहाँ पे? कैपेसिटर पहले चार्ज था, उसके अक्रॉस वी सी पोटेंशियल जो है वो थी इनिशियली, लेकिन जीरो से इन्फानाइट पॉजिटिव डायरेक्शन में जब आप देखोगे, यानी कि टी ग्रेटर देन जीरो पर, इवेंचुअली होना क्या है? इवेंचुअली तो कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा। जब फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा तो वी सी की वैल्यू तो जीरो होनी होनी है, बट वो हो कैसे रहा है? एक्सपोनेंशियली डिके हो रहा है ये, ठीक है। सो दिस इज शोइंग an exponential decay in capacitor voltage in the capacitor voltage। कैपेसिटर के अक्रॉस के वोल्टेज में एक्सपोनेंशियल डिके, एक्सपोनेंशियल फॉल साफ सुथरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये कौन सा रिस्पॉन्स है? ये नेचुरल रिस्पॉन्स है जो धीरे 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 करते हुए जीरो हो जाएगा। दिस इज इट्स नेचुरल रिस्पॉन्स, जो ग्रेजुअली उसको जीरो की तरफ लेकर के जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि वी सी इज इक्वल्स टू वी ई रेश टू द पावर माइनस टी बाई आर सी था, v की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे, या v नॉट बोल लो आप, इसको 10 पुट किया, ठीक है। सो चलो v की वैल्यू को मैं 10 पुट कर दिया, तो एट t इक्वल्स टू जीरो, थोड़ा ग्राफिकली समझेंगे अब इस पॉइंट को। ये आपका डेरिवेशन यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। मैं आगे की एक चीज बता रहा हूँ ताकि ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप थ्योरेटिकली भी समझो कि ये पॉइंट बताना क्या चाह रहा है। t इक्वल्स टू जीरो पर vc की वैल्यू कितनी है? 10 वोल्ट। t जीरो पुट करिए यहाँ पे, vc आपको कितना मिलेगा? यहाँ पे 10 वोल्ट्स मिलेगा। ये एक्सप्रेशन पूरा 1 हो गया और vc की वैल्यू बचेगी 10, ठीक है। तो t जीरो पे vc कितना था? 10 वोल्ट था, ठीक है। एट t इक्वल्स टू आर सी क्या होगा? 1 टाइम कांस्टेंट पे t इक्वल्स टू आर सी, मतलब 1 टाइम कांस्टेंट। एक टाइम कांस्टेंट के बाद क्या होगा? t इक्वल्स टू आर सी पुट कर लो, तो e रेश टू द पावर क्या बचा है यहाँ पे? -1, ठीक है। 10 e रेश टू द पावर -1, ध्यान से देखिएगा। सो देयरफॉर दिस विल बिकम vc इज इक्वल्स टू 10 e रेश टू द पावर -1। ये वैल्यू कितनी होती है? 10 इंटू 0.378 के आसपास कुछ वैल्यू होती है इसकी, 368 के आसपास, तो ये हो जाएगा 0.368। थोड़ा सा कुछ वैल्यूज़ को ध्यान में रखिएगा। e रेश टू द पावर -1 की वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ 0.368, क्लियर। ये पुट कर दूंगा मैं, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ vc? vc विल बिकम 3.68 वोल्ट्स। क्या देखने को मिला यहाँ पे? t जीरो पे vc की वैल्यू कितनी थी इनिशियली? एट t जीरो, स्विचिंग वाला टाइम, उस समय vc की वैल्यू पहले 10 वोल्ट पे थी। थोड़ी देर के बाद, एक टाइम कांस्टेंट के बाद क्या हो गई इसकी वैल्यू? घट के
3.68 हो गई, तो वैल्यू क्या हो गई यहाँ से, रिड्यूस हो गई, किसकी वैल्यू, वीसी की वैल्यू। चलो एट टी इक्वल्स टू इन्फाइनाइट देख लेते हैं। एट टी इक्वल्स टू इन्फाइनाइट व्हाट विल हैपन, आप पुट करके देख लीजिए यहाँ पे। देयरफॉर वीसी विल बिकम 10 ई रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी बाई आर सी। पुट कर दीजिए, आपको ये पूरी वैल्यू जीरो दिखाई देगी, ये जीरो हुआ, टोटल मल्टीप्लाई किया, जीरो हो गया, वीसी विल बिकम इक्वल टू 0 वोल्ट। मतलब लॉन्ग टाइम आफ्टर स्विचिंग अल्टीमेटली वो डीके होते होते वीसी जीरो पे पहुंच गया, यानी कि 10 वोल्ट से शुरुआत किया था उसने, कम होते होते 3.68 आफ्टर 1 टाइम कांस्टेंट एंड आफ्टर 5 टाइम कांस्टेंट ये वैल्यू कहाँ पहुंच गई, जीरो की। तो एक्सपोनेंशियल डीके भी हो रहा है। थ्योरेटिकली भी आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैपेसिटर इनिशियली चार्ज था, चूंकि सोर्स फ्री नेटवर्क है, सोर्स है ही नहीं, तो अब दोबारा चार्ज नहीं होगा, अब वो डिस्चार्ज होगा, और डिस्चार्ज होते होते एक्सपोनेंशियली जीरो वैल्यू को अटेन करेगा ही, जो यहाँ पे दिख रहा है। ग्राफ से समझें इसको, कैसे दिखना चाहिए इसका ग्राफ। चलिए इसकी ग्राफ बना के मैं आपको बताता हूँ। तो ट्रांजिएंट एनालिसिस ऐसा मत पढ़िएगा कि सिर्फ थ्योरी वो पढ़ लिए, सिर्फ इसका डेरिवेशन कर लिए और उससे क्वेश्चन बनाने लग गए। ट्रांजिएंट एनालिसिस अपने आप में पूरी कहानी बताता है इन चार्ज स्टोरिंग एलिमेंट्स के बारे में, एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स के बारे में पूरी कहानी बताएगा, बस समझना है आपको ध्यान से, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर है हमारे पास वीसी इनिशियली कितनी वैल्यू पे था, इट वाज एट 10 वोल्ट्स पोटेंशियल, ये इसका स्टेडी कंडीशन था, ठीक है, दिस वाज इट्स स्टेडी कंडीशन, ठीक है। एक टाइम कांस्टेंट पे ये कहाँ तक आया, एक टाइम कांस्टेंट पे ये कहाँ तक आया, चलो समझने की कोशिश करते हैं। हमको दिखी इसकी वैल्यू 3.68 वोल्ट्स तक, और लास्ट में ये पहुंच गया जीरो पे, ठीक है। तो आफ्टर 1 टाइम कांस्टेंट इसकी वैल्यू इनिशियली कुछ ऐसी हो सकती थी, ठीक है। तो इस पे अगर हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज अगर समझना है, ठीक है, इस ग्राफ को थोड़ा सा और अच्छे से इलेबरेट करने से पहले एक एक्सप्रेशन और बता देता हूँ आपको, ताकि ये ग्राफ आपको और बढ़िया से समझ में आए। तो अगर हमको क्या पता करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज ये पता करना है अगर, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपने एक्सप्रेशन को, ठीक है। देन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो डी ऑफ वीसी बाई डी टी, वीसी का एक्सप्रेशन है हमारे पास ऑलरेडी, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको, इट विल बिकम माइनस ऑफ वी नॉट बाई आर सी इंटू ई रेज टू द पावर, एक्सप्रेशन देख लेते हैं एक बार जल्दी से, ठीक है, ई रेज टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, ठीक है, ई रेज टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, ये एक्सप्रेशन मिलेगा हमको यहां से, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज एग्जैक्टली एट टी जीरो प्लस क्या हो जाएगा, सो रेट ऑफ चेंज एग्जैक्टली एट टी जीरो प्लस, टी जीरो प्लस पे ये रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, तो वी सी एट टी जीरो प्लस अगर हम लोग देखें तो ये कितना बचेगा, टी की जगह जीरो पुट कर दीजिए, देयरफॉर डी ऑफ वी सी बाई डी टी एट जीरो प्लस विल बी, कितना एक्सप्रेशन बचेगा हमारे पास यहाँ पे, माइनस वी नॉट अपॉन आर सी, ये पूरा एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, जीरो, माइनस वी नॉट अपॉन आर सी, दिस वैल्यू विल बी माइनस ऑफ वी नॉट अपॉन आर सी, जो इनिशियल वैल्यू ऑफ वोल्टेज था वो डिवाइडेड बाई 1 टाइम कांस्टेंट, इससे यही एक्सप्रेशन बचेगा। वी नॉट क्या है, 10 है, जो मैंने अज्यूम करवाया था आपको, सिंस वी नॉट इज हाउ मच, 10 वोल्ट्स, देयरफॉर वी कैन से वी सी डी ऑफ वी सी एट 0 प्लस with respect to dt is given as minus of 10 by RC, is given as minus of 10 by RC। अब ये एक्सप्रेशन क्या बताता है, ये आपको स्लोप के बारे में बताता है कि दिस इज द स्लोप, दिस इज द स्लोप एग्जैक्टली एट t0 प्लस,
स्लोप का क्या कंडीशन आया यहाँ से? देखिए इनिशियली 10 वोल्ट का पोटेंशियल था, अगर सेम रेट पे वो डीके हो रहा होता तो इस पॉइंट पर उसको जीरो पहुंचना था, आरसी पे जीरो पहुंचना था, बट वो आरसी पे जीरो नहीं पहुंचेगा, वन टाइम कांस्टेंट पे जीरो नहीं होगा। मतलब अगर मैं इस ग्राफ को ड्रॉ करूं इसके हिसाब से, अभी देखिए वो जो मैं एक्सप्रेशन आपको ड्रॉ करके दिखा रहा था वो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बनता। इफ दिस वाज आरसी तो 10 से शुरू होता, ये स्लोप ऐसा कुछ बनता, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ऐसा कुछ बनता, ये ऐसा कुछ, और ये आरसी पॉइंट पे ये पूरा डीके होके जीरो हो जाता। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे हमको डीके मिला वो कैसा मिला? एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन। ये इनिशियल स्लोप था टू रीच जीरो, दिस वाज व्हाट? दिस वाज द इनिशियल स्लोप टू रीच जीरो। इनिशियल स्लोप टू रीच जीरो। तो कैपेसिटर के केस में ये इनिशियल स्लोप होता, इस स्लोप को फॉलो करते हुए वो जीरो पे आता। ठीक है, स्लोप की कंडीशन से भी आप इसको चेक कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो इस स्लोप से अगर डिक्रीज किया जाता तो जीरो आने में कितना समय लगता? अगर इसी स्लोप को वो फॉलो करता तो कितनी देर में जीरो हो जाता उसके अक्रॉस का पोटेंशियल? आरसी टाइम पे जीरो हो जाता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, आपसे कोई पूछेगा कि बताओ अगर इसी सेम स्लोप को ये कैपेसिटर का पोटेंशियल फॉलो कर रहा होता है ना, कैपेसिटर वोल्टेज के फॉर्म में हम लोग शो कर रहे हैं, तो इसी स्लोप को फॉलो करता तो कितनी देर में जीरो हो जाता? वन टाइम कांस्टेंट में जीरो हो जाता, वन टाइम कांस्टेंट में जीरो हो जाता। बट ऐसा हुआ क्या? ऐसा नहीं हुआ। वो कौन सी स्लोप को फॉलो कर रहा है? वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन को फॉलो कर रहा है, जो कुछ ऐसा स्लोप बनाती है, इस तरीके का स्लोप है। इसीलिए आपको आरसी की कंडीशन जो आप देखोगे यहाँ पे, वो कुछ ऐसी दिखाई देगी आपको, ऑलमोस्ट कुछ ऐसे। तो ये स्लोप जो है, इसको, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन जो है, इसको हमारा कैपेसिटर फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो स्लोप का एक्सप्रेशन क्या हो गया? चलो स्लोप के एक्सप्रेशन से भी चेक कर लीजिए एक बार। देखिए हमको पता है कि स्लोप का एक्सप्रेशन होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2, ठीक है, माइनस x1। y2 y1 क्या है? y2 है हमारा जीरो, y2 क्या है? जीरो, और y1 कितना है? 10 वोल्ट। x2 कितना है यहाँ पे? ठीक है, x2 देख लीजिए t है, और x1 क्या है? जीरो। x2 है टाइम t और x1 क्या है? जीरो। इसको पुट कर दीजिए पूरे को, स्लोप के एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए, देखिए उससे क्या वैल्यू आती है। तो ये हो जाएगा, ये जस्ट आपके समझने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, दिस इज जीरो माइनस ऑफ माइनस 10 0 माइनस 10 होगा डायरेक्टली, डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 दैट इज t माइनस 0। क्या एक्सप्रेशन आ रहा है देखिए यहाँ से, माइनस 10 बाई टी, एंड व्हाट इज टी? दिस इज आरसी, सेम एक्सप्रेशन आएगा आपका, देख लीजिए। एंड दिस होल थिंग इज 10 बाई आरसी, 10 बाई आरसी से इक्वेट कर दो, देखो 10 कट जाएगा यहाँ पे, t इज इक्वल टू आरसी मिलेगा आपको। Therefore we can get t is equals to what? RC, that is one time constant. This is one time constant. तो ये एक्सप्रेशन से भी समझ में आ रहा है, ग्राफ से भी समझ में आ रहा है, दोनों से ये कंडीशन आपको दिखेगी। मतलब इतने टाइम के बाद जीरो हो जाएगा, ये कंडीशन दिख रही है। तो अगर आउटपुट, इस पूरे एक्सप्रेशन का पर्पस क्या है थ्योरेटिकली समझिएगा। अगर आउटपुट इस एक्सप्रेशन के हिसाब से मूव कर रहा होता, यानी इस एक्सप्रेशन के हिसाब से डीके हो रहा होता, तो एक टाइम कांस्टेंट पर ही वो जीरो अटेन कर लेता। इस स्लोप के हिसाब से, इनिशियल स्लोप के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो उसको आरसी समय लगता, यानी कि एक टाइम कांस्टेंट पूरा जीरो होने में। लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा हो रहा है? क्या एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा है। एक्चुअल में 5 टाइम कांस्टेंट का समय लगता है उसको जीरो की करीब करीब की वैल्यू अटेन करने में। ठीक है, तो वी कैन सी कि एक्चुअल वेव जो है वो जीरो पे नहीं पहुंची है। इस टाइम कांस्टेंट पे जब आप ग्राफ को चेक करेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि एक्चुअल वेव तो इस समय जीरो पे है ही नहीं सर, ये जीरो पे है ही नहीं। ये देखिए इस कंडीशन पे अगर आप देखेंगे तो ये 3.68 की वैल्यू दे रही है, जीरो पे तो ये बहुत बाद में पहुंचेगी, इसके आगे जाके यहाँ पे जीरो पहुंचेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रहा है? एक्चुअल वेव तो यहाँ पे जीरो नहीं पहुंची वन टाइम कांस्टेंट में, वो तो 5 टाइम कांस्टेंट में जीरो पहुंची। तो इसका मतलब इट इज 3.68 या
36.8% ऑफ इनिशियल वैल्यू एट RC। ये कंडीशन हमको समझ में आया। क्या कंडीशन समझ में आया, जिसको थ्योरेटिकली हम लोग कैसे लिखेंगे? सो दिस शोज सिंस द VC is not zero at RC or one time constant, therefore we can say, अब उसकी वैल्यू को देखते हुए हम लोग ये बोल सकते हैं that a source free RC circuit will attain 36.8%। देखिए कितनी वैल्यू थी 36.8, में किस हिसाब से बोल रहा हूँ, 3.68 की वैल्यू को इसने अटेन किया ना। ग्राफ में देखिएगा आपको समझ आएगा। देखिए 3.68 वोल्ट अटेन किया। इनिशियली कितना था, 10 था। आप कंपेयर कर सको आसानी से, इसलिए मैं 10 का डेटा लेके चल रहा था। तो 10 से कहाँ पहुंचा, 3.68 वोल्ट, यानी कितना परसेंट, 36.8% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। कब, एक टाइम कांस्टेंट पे। ठीक है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता हुआ फंक्शन आपको दिख रहा है। सो देयरफॉर आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट इट विल अटेन 36.8%। तो जब डिक्रीज होता हुआ फंक्शन है तो देखो कहां तक पहुंचा, लिखेंगे यू कैन से दैट अ सोर्स फ्री RC सर्किट विल अटेन 36.8% of its initial value in one time constant। क्या होगा कि जब आगे चल के हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे ना, तो आपको एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग पाने के लिए आप अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस बनाओगे इसके ऊपर। अभी अगली क्लास से करवाऊंगा मैं आप लोगों को। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर सोर्स के साथ सर्किट है, अगर स्विचिंग के बाद सोर्स से जुड़ रहा है तो क्या कंडीशन होगी, तो कैसे, कौन सी चीज़ इंक्रीज होगी करंट और वोल्टेज में से। और स्विचिंग के बाद अगर सोर्स से वो डिस्कनेक्ट हो रहा है तो थ्योरेटिकली भी डिकेइंग होनी चाहिए और आपके एक्सप्रेशन में भी डीके दिखना चाहिए। एक टाइम कांस्टेंट के बाद कितनी वैल्यू का डीके होगा वो आपको पता चल जाएगा यहाँ से। तो 36.8% का डीके आपको दिख जाएगा वहाँ पे, यानी उस 36.8% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू तक डीके हो चुका रहेगा, डिस्चार्ज हो चुका रहेगा इसकी वैल्यू पे। ठीक है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन है, एक टाइम कांस्टेंट पे एक्सपोनेंशियल डिक्रीज आपको इस लेवल का दिखाई देता है। करंट की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करोगे आप, करंट की वैल्यू फाइंड करना है तो सो फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ करंट, अभी तो वोल्टेज की वैल्यू पे बात कर रहे थे। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ करंट, we can say that I is equals to C of dVC by dt। VC का एक्सप्रेशन यहाँ पुट कर दीजिए C के फॉर्म में, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो दिस विल बिकम माइनस ऑफ V नॉट इंटू C बाई RC e रेज टू द पावर माइनस T बाई RC, V नॉट C। ठीक है, माइनस ऑफ V नॉट C, तो RC है, इसका C कैंसिल आउट कर दीजिए, तो माइनस ऑफ V नॉट अपॉन R e रेज टू द पावर माइनस T बाई RC, ये एक्सप्रेशन बचता है। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली फाइंड करना होगा तो फाइंड कर सकते हैं। सो I विल बिकम इक्वल टू माइनस ऑफ V नॉट बाई R e रेज टू द पावर माइनस T बाई RC, ये एक्सप्रेशन बचेगा यहाँ से। ये भी एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, लेकिन ये पूछता नहीं है जनरली, आपको कैपेसिटर के केस में वोल्टेज का एक्सप्रेशन पूछेगा स्विचिंग के बाद के कंडीशन का। ठीक है, तो VC एट t ग्रेटर देन 0 पर आपको पूछता है नॉर्मली कि क्या वैल्यू होगी। करंट पूछ लेगा, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो अब ये नेगेटिव साइन का क्या करें सर, बात ये है कि हम लोगों ने जो डायरेक्शन अज्यूम किया, हम लोगों ने जो बोला कि करंट फ्लो की डायरेक्शन कुछ ऐसी हो रही है, जैसे मान लीजिए ये कैपेसिटर है, ये RC सर्किट है, तो हम लोगों ने देखा I का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है, RC, यहाँ पे हम लोग बोले VC इस तरीके का है। तो एक्चुअल जो करंट की फ्लो है, नेगेटिव साइन ये दिखाता है कि एक्चुअल करंट की फ्लो जो है इस डायरेक्शन में नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है। और यही होना भी चाहिए, एक्चुअल में यही होना भी चाहिए, जो ये दिखा रहा है कि करंट इनपुट नहीं, करंट आउटपुट आ रही है, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, चार्ज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये डिस्चार्जिंग कंडीशन को शो करता है। ठीक है,
तो आउटगोइंग करंट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ये शो करती है कि हमारा कैपेसिटर इस समय डिस्चार्ज हो रहा है। तो वैसे तो थ्योरेटिकली पता ही था, अभी भी ये दिखाई दे रहा है हमको। तो एनर्जी यहाँ पे डिलीवर हो रही है, लिखेंगे नेगेटिव डायरेक्शन of current shows that capacitor is delivering energy and not storing। कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर नहीं कर रहा है, एनर्जी डिलीवर कर रहा है सिस्टम को। ठीक है, ये थ्योरेटिकल कंक्लूजन निकल के है, बाकी मैथमेटिकली देख लिए हम लोग यहाँ से। तो कैपेसिटर डिस्चार्ज कर रहा है विथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन, देयरफॉर वी कैन से कि कैपेसिटर इज डिस्चार्जिंग, कैपेसिटर इज डिस्चार्जिंग विथ द एक्सपोनेंशियली डिकेइंग या डिक्रीजिंग फंक्शन, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग या एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो ये एनर्जी जो कैपेसिटर डिलीवर कर रहा है वो किसके अक्रॉस डिसिपेट हो रही है, रजिस्टर उसको डिसिपेट करवा रहा है। ठीक है, रजिस्टर के अक्रॉस ये एनर्जी जो कैपेसिटर से डिलीवर हो रही है वो रजिस्टर के अक्रॉस डिसिपेट हो रही है। और यही था पूरा का पूरा आरसी नेटवर्क, सोर्स फ्री आरसी नेटवर्क का वर्किंग। तो थ्योरेटिकली जो हम समझते हैं, मैथमेटिकली वो दिखता है सेम टू सेम। आपके एक्सप्रेशन में जो भी पूरा चीज़ था वो उसी थ्योरी का मैथमेटिकल वर्जन था और कुछ नहीं। तो उसी को मैंने समझाने की कोशिश किया। हो सकता है थोड़ा समय ज़्यादा ले लिया मैंने आप लोगों से, ज़्यादा लंबा लेक्चर ये हो गया। टाइम में देखा नहीं हूँ कितनी देर का हो गया, 1 घंटे और 6 मिनट हो चुके हैं अभी क्लास चलते हुए। तो काफ़ी समय ले लिया मैंने आप लोगों से, लेकिन पूरा पर्पज़ मेरा ये था कि ट्रांजिएंट एनालिसिस को सिर्फ एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जैसा मत समझिए, पूरी कहानी बताता है कैपेसिटर के उस सर्किट में लगने के बाद से क्या क्या हो रहा है, स्विचिंग होने के बाद से किस तरीके की वर्किंग हो रही है, उस पूरे के बारे में एक एक चीज़ बताता है। बस आपको थोड़ा ध्यान से समझना है, उसको बर्डन की तरह मत पढ़िएगा, तो इंटरेस्ट भी आएगा, मज़ा भी आएगा पढ़ने में। आई होप कि अभी तक जितना भी कुछ पढ़ा है हम लोगों ने इस पूरी सीरीज़ में, ट्रांजिएंट एनालिसिस की सीरीज़ में, आपको अच्छा लग रहा होगा, इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, इंटरेस्ट डेवलप हो रहा होगा ट्रांजिएंट पढ़ने में। अगली क्लास में मिलूंगा, यहाँ पर आरसी सर्किट अब कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा तो पहले आपको मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। अगला क्लास कंप्लीट क्वेश्चन का होगा, शायद एक क्लास में ना हो पाए तो 2 क्लास में क्वेश्चंस बनाएंगे हम लोग पूरे। उसके बाद फिर मैं आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके ये पूरा चीज़ करना बताऊंगा। ये पूरी एनालिसिस लैप्लास के बेसिस पे भी हम लोग करेंगे। साथ में एक चीज़ और करेंगे, एक चीज़ और कि आरएलसी का एनालिसिस भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आरएलसी कंप्लीट आरएलसी सर्किट का एनालिसिस जो है वो भी करेंगे। और उसके बाद ये ट्रांजिएंट सीरीज आपकी कंप्लीट होगी। वेरियस वैरायटी के न्यूमेरिकल, चाहे यूनिवर्सिटी एग्जाम के लेवल पे हो या आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल पे हो, दोनों अलग अलग सेशन में करेंगे ताकि मिक्सअप ना हो। एक दिन पूरा यूनिवर्सिटी लेवल का क्वेश्चन करवाऊंगा आपको कि यूनिवर्सिटी में पेपर में जब पूछेगा तो कैसे आंसर करोगे आप, और एक दिन पूरा आपको मैं सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे आप इसके। ठीक है, तो ये करने के बाद हम लोग ट्रांजिएंट सीरीज को कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद नई सीरीज आप लोगों के लिए शुरू होगी, कुछ नया कंटेंट, नया टॉपिक आपके लिए रहेगा जो पहले इतने डिटेल्ड फॉर्म में आपको नहीं मिला होगा मुझसे। ठीक है, तो चलिए ये सेशन को आज के यहीं पर अब एंड अप करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, और अपना फीडबैक ज़रूर से बताइएगा कि आपको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको कैसा लग रहा है ये सीरीज़, और आपके कोई और सजेशंस, आपकी ट्रांजिएंट को लेके क्या फीलिंग चल रही है, ये ज़रूर से बताइएगा मुझको। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।